प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट वाला दोस्त। क्या आपने सोचा है कि गांव में रहने वाला एक गरीब इंसान जिसके पास ना तो अच्छे पैसे है और ना ही अच्छा एजुकेशन, वो एक दिन 40 से भी ज़्यादा कंपनीज का मालिक बन सकता है। कंपनीज भी कोई छोटी मोटी नहीं, दुनिया के टॉप कंपनीज में अपनी जगह बनाने वाली, बिलियन डॉलर्स की नेटवर्क कमाने वाली, जिन्हें बनाने वाला शख्स है सिर्फ एक, लेकिन इनका बनाया गया बिजनेस आज पूरी दुनिया के देशों में फैला हुआ है। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो है ह्यूंडई ग्रुप, जिसके फाउंडर चुंग जू यून के कामयाबी की किस्से पूरी दुनिया में फेमस है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बार बार फेलियर देखने के बाद भी कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने नेवर एंडिंग डिटर्मिनेशन से अपने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। पर आखिर एक छोटे से किसान का बेटा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बना, कैसे की उन्होंने अपने करियर की शुरुआत और कैसे बदली उन्होंने अपने परिवार की किस्मत, इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और फैक्ट वाला दोस्त को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले ह्यूंडई कंपनी की कहानी जानने के लिए हमें चुंग जू यून के बचपन को जानना होगा। चुंग का जन्म 1915 में कोरिया के एक छोटे से टाउन टोंगचौन में हुआ था। उनके फादर एक गरीब किसान थे। उनकी इनकम इतनी कम थी कि उन्हें अपने बड़े बेटे चुंग को स्कूल से निकालना पड़ा और उन्हें खेतों में काम पर लगाना पड़ा। चुंग ने अपनी फैमिली के कहने पर खेतों में काम करना शुरू कर दिया, पर वो अपनी जिंदगी को छोटे छोटे काम करके गुजारना नहीं चाहते थे। वो तो असल में एक टीचर बनना चाहते थे, पर इसके बारे में सोचना भी उनके लिए उस टाइम पर बहुत ज्यादा मुश्किल था। काम के कारण उन्हें बहुत बार लकड़ियां बेचने शहर जाना पड़ता था। शहर में जाकर और वहाँ के लोगों को देखकर उनका भी शहर के लोगों जैसी जिंदगी जीने का मन करता था। उन्हें लगता था कि वो शहर में जाकर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, इसीलिए ज्यादा ना सोची उन्होंने अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदलने की सोची और 16 साल की उम्र में उन्होंने घर से शहर जाने के बारे में सोचा। एक दिन वो गांव से अपने दोस्त के साथ शहर आ गए। शहर में उन्हें एक जगह कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम मिलता है। इतनी कम एज में कंस्ट्रक्शन का काम करके उनके अंदर कंस्ट्रक्शन का पैशन जागने लगा था। चुंग को शहर में रहना काफी अच्छा लग रहा था, पर वो इस लाइफ को ज्यादा टाइम तक जी नहीं पाए और वो वापस अपने घर आ गए। घर से आने के 2 महीने बाद वो वापस अपने घर चले गए शहर छोड़कर। शहर से वापस घर आने के बाद वो फिर से फार्मिंग जैसे काम करने लग गए। उनका मानना था कि अगर उन्हें अपनी फैमिली को पॉवर्टी से बाहर निकालना है तो फिर पहले उन्हें शहर में एक अच्छी जॉब तलाश करनी होगी। इसीलिए वो बार बार शहर आते थे अच्छी जॉब को ढूंढने, लेकिन उसके बाद वो वापस अपने घर भी चले जाते थे क्योंकि घर से ने उसके बाद एक बार फिर चुंग अपने घर से कोरिया के शहर क्योजो में आ गए। शहर आकर जो भी काम मिलता उसे करने के लिए वो तैयार थे। कुछ समय तक उन्होंने एक लेबरर का काम किया, फिर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का और फिर एक फैक्ट्री में एक हैंडीमैन का। उन्होंने जितने भी काम किए हर तरह के काम में वो पूरी तरह जान डाल देते थे और ऐसे ही फैक्ट्री में 1 साल तक काम करने के बाद उन्हें एक राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय का काम मिलता है। पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ चुंग ने ऑलमोस्ट 6 महीने तक ये काम किया और उनकी इसी मेहनत और बिहेवियर को देखते हुए राइस स्टोर के मैनेजर ने उन्हें उसी स्टोर के अकाउंटिंग का काम दे दिया। अकाउंटिंग में काम करते करते उन्हें बिजनेस की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होने लगी थी। बहुत टाइम तक उन्होंने राइस स्टोर पर ही काम करके लोगों और स्टोर के ओनर का भरोसा जीता। उसके बाद आता है उनकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट जो उन्हें उसके बाद बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला था। 1937 में जब चुंग वहीं पर काम कर रहे थे, उस समय उस स्टोर के ओनर की तबीयत कुछ खराब रहने लगी। उन्हें स्टोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसे इंसान को देनी थी जिस पर उन्हें ट्रस्ट हो कि वो इसे अच्छे से संभाल सकता है। इसीलिए उन्होंने उस स्टोर को चुंग के हवाले कर दिया और चुंग को उस स्टोर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी। सिर्फ 22 ईयर्स की एज में चुंग एक स्टोर के मालिक बन चुके थे और अपनी डेडिकेशन से स्टोर्स की सेल को भी नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने लगे। करीब 2 साल तक उनकी ये मेहनत रंग ला रही थी और उनका स्टोर अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी कमा रहा था, पर उनका ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ज्यादा समय तक नहीं चल पाया क्योंकि उस समय कोरिया जापान के रूल के अंडर था और तब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तब जापानीज गवर्नमेंट ने मिलिट्री को राइस सप्लाई पहुंचाने के लिए पूरी कंट्री में स्टोर्स और बिजनेस को राइस बेचने से मना ही कर दिया। इसके कारण वहाँ के बहुत सारे राइस सप्लायर्स को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। चुंग का जो बिजनेस उन्हें प्रॉफिट्स कमा कर दे रहा था, उसी बिजनेस में अब उन्हें भी लॉस हो रहा था। इन सब के कारण उन्हें वो राइस स्टोर को बंद करना पड़ा। हमेशा की तरह उन्हें एक बार फिर शहर छोड़कर अपने घर वापस आना पड़ा। अब चुंग फिर से कोई नया काम करना चाहते थे, लेकिन जापानीज गवर्नमेंट ने कोरियंस पर बिजनेस करने पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा कर रखी थी। काफी सोच विचार करके उन्होंने एक ऑटोमोबाइल को रिपेयर करने का बिजनेस खोलने के बारे में सोचा और खुद का एक गैरेज खोला। चुंग ने गैरेज खोल तो लिया था, पर शायद उनकी किस्मत चमकनी बंद हो गई थी क्योंकि बताया जाता है कि गैरेज खोलने के 1 महीने के अंदर ही अंदर वहां पर आग लग गई थी, जिसकी वजह से सब कुछ जलकर राख हो गया था। ये गैरेज खोलने के लिए उन्हें 3000 वोन का लोन लेना पड़ा था, जिसकी रीपेमेंट के साथ साथ उन्हें कस्टमर के
लॉसेस को भी वापस से पे करना था। ऐसी सिचुएशन में तो कोई बड़े से बड़ा इंसान भी हार मान लेता, पर चुंग शायद बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अलग थे, तभी तो वो आगे चल के Hyundai जैसी इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन पाए। अब इस सिचुएशन से डील करने का चुंग ने एक अलग ही तरीका अपनाया। उन्होंने फिर से 3,500 वॉन का लोन लिया और इस बार पहले से भी बेहतर गैराज खोला। अपने इस काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने एग्जिस्टिंग गैराज को थोड़ा सा स्टडी किया और ये पाया कि जनरली गैराज कार रिपेयर करने के लिए काफी ज्यादा समय लेते हैं। ऐसे में उन्हें इस वीकनेस का फायदा उठाना चाहिए और खुद की गैराज में क्विक सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। यही स्ट्रेटेजी अपनाते हुए उन्होंने कम टाइम में कस्टमर्स की कार्स रिपेयर करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते उनका ये बिजनेस भी सक्सेसफुल होता चला गया। जहाँ चुंग ने अब तक जो भी काम शुरू किया था उसमें सक्सेस तो पाई थी, पर वो सक्सेस हमेशा कुछ समय के लिए ही रही थी। पिछली तरह इस बार भी जापानीज गवर्नमेंट और वर्ल्ड वॉर 2 के कारण उनके हाथ से उनका ये बिजनेस भी छूट गया। इस बार जापानीज गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर के लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए थे उसके लिए उन्होंने चुंग के गैराज को एक लोकल स्टील प्लांट के साथ मर्ज कर दिया। 1943 में चुंग को फिर से एक बार इस बिजनेस से भी हाथ धोना पड़ा और एक बार फिर वो अपने घर वापस आ गए। बस इस बार अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अपने बिजनेस से 50,000 वॉन की सेविंग्स कर ली थी और उन्हें यकीन था कि अगर वो ये सेविंग्स किसी अच्छे नए बिजनेस में लगाएंगे तो वो कुछ ना कुछ तो जरूर कर लेंगे। चुंग ने थोड़ा इंतजार किया। कुछ समय के निकल जाने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था और कोरिया को जापान से आजादी मिल गई थी। आजादी के बाद कोरिया 2 हिस्सों में बढ़ गया था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। इसी के साथ चुंग एक बार फिर कुछ नया काम करने के जोश के साथ वापस शहर में आ गए कि जो अब साउथ कोरिया का हिस्सा था और उसका नाम सेओल रख दिया गया। 1946 में सेओल आकर फिर से उन्होंने अपना कार रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू कर दिया, पर इस बार नए नाम के साथ। कंपनी का नाम रखा गया Hyundai ऑटो सर्विस। हर बार की तरह इस बार भी उनकी मेहनत से ये बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। चुंग कार रिपेयरिंग में तो अच्छा काम कर ही रहे थे, पर वो साथ में अपने पुराने पैशन यानी कंस्ट्रक्शन वर्क में भी कुछ करना चाहते थे। उस समय पर अमेरिका अपने मिलिट्री के लिए घर बनवा रहा था, तो चुंग ने अच्छी अपॉर्चुनिटी देखते हुए 1947 में Hyundai सिविल वर्क्स नाम से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी शुरू कर दी। छोटे छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करते करते उनके कंपनी को काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलने लग गए थे, लेकिन उन्हें ये काम इतना अच्छा लग रहा था कि उनका ये बिजनेस उनका मेजर बिजनेस बन गया था। पर जैसा कि चुंग के साथ हर बार हो रहा था, इस बार भी उन्हें ये अपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बंद करनी पड़ गई थी। 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया था और क्योंकि सेओल नॉर्थ कोरिया के बहुत पास था, इसलिए चुंग को अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए उस जगह को खाली करना पड़ा। साउथ कोरिया को यूएस आर्मी भी नॉर्थ कोरिया के खिलाफ लड़ने में मदद कर रही थी। यूएस आर्मी को रहने के लिए घरों की जरूरत थी। चुंग ने इस मौके को भी अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। वो एक अपनी छोटी सी टीम के साथ आर्मी के लिए रहने की जगह बनाने लग गए। इन सभी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते करते चुंग को लॉसेस का भी सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हमेशा अपने हाथ में लिए गए प्रोजेक्ट्स को टाइम पर पूरा किया। 1952 में वॉर खत्म हो गया था और चुंग ने वापस सेओल में आकर अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत की। अब साउथ कोरिया वॉर की वजह से तहस नहस हो गया था, इसीलिए उसे रीबिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट ब्रिजेस, डैम्स और रोड्स की कंस्ट्रक्शन करवाने लगे। चुंग की कंपनी को भी गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए और तभी Hyundai को साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सेओंग डैम और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे क्योंगबू एक्सप्रेसवे बनाने का मौका मिलता है। चुंग का कंस्ट्रक्शन बिजनेस तो अच्छा चलने लगा और वो अपने परिवार के साथ शहर में रहने की विश को भी पूरा कर रहे थे, पर उन्होंने अपने सपनों पर कोई भी लिमिट नहीं लगाई थी। बिल्डिंग्स, रोड्स और ब्रिजेस बनाने के बाद अब चुंग बनाना चाहते थे गाड़ियाँ और इसके लिए 1967 में उन्होंने एस्टैब्लिश की Hyundai मोटर्स कंपनी और यही से शुरू हुआ उस कार कंपनी का सफर जिसे हम और आप जानते हैं। और Hyundai को कार रिपेयरिंग का एक्सपीरियंस तो था, पर कार बनाने का नहीं। ये उसी समय की बात है जब कोरियन गवर्नमेंट ने कंट्री पर ये रूल लागू किया था कि अगर कोई फॉरेन कंपनी कोरिया में बिजनेस करना चाहती है तो उन्हें लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी होगी। इसीलिए चुंग ने अमेरिका की कार कंपनी फोर्ड के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया और फोर्ड के ही साथ मिलकर अपनी कार Hyundai Fortina को लॉन्च कर दिया। Hyundai की ये कार ज्यादा अच्छी नहीं चली और लोग इसे पसंद नहीं कर रहे थे। ये कार अमेरिका के स्मूथ सड़कों के हिसाब से बनाई गई थी और साउथ कोरिया में वॉर के कारण टूटी हुई सड़कों पर इसे चलाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। Hyundai ने और ज्यादा रिसर्च की और एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर से अपनी कार Hyundai Cortina को लॉन्च कर दिया, लेकिन इस बार लोगों को ये कार बहुत ज्यादा पसंद आई। एक तरफ चुंग अपनी कंपनी की इस सक्सेस को देखकर खुश हो रहे थे, वही फोर्ड को Hyundai का अपने नाम से कार लॉन्च करना पसंद नहीं आया, जिसके कारण Hyundai और फोर्ड का ये वेंचर खत्म हो गया। अब Hyundai अपने लिए नए पार्टनर्स को ढूंढने लगा जिनके पास कार बनाने की टेक्नोलॉजी हो। जनरल मोटर्स और वॉक्सवैगन से नेगेटिव रिस्पांस पाने के बाद चुंग ने जापान की मित्सुबिशी मोटर्स के साथ पार्टनरशिप की
इस बार उन्होंने जो डील की थी उसके हिसाब से Hyundai अपने नाम से भी कार को लॉन्च कर सकता था। Mitsubishi ने Hyundai को कार बनाने की टेक्नोलॉजी दी, जिसकी मदद से 1976 में Hyundai ने गवर्नमेंट की डिमांड पर लोगों के लिए एक ऐसी कार बनाने की शुरुआत की जो अफोर्डेबल भी हो, साथ ही में अच्छी भी हो। और कुछ ही समय में Hyundai एक ऐसी कार बनाने में सक्सेसफुल भी रहा। इसी के साथ Hyundai ने खुद की अपनी पहली कार, जिसे Hyundai Pony नाम दिया गया था, उसे मार्केट में लॉन्च किया। कम रेट के कारण ये कार मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। इसी के लॉन्च के साथ Hyundai साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। अपनी कंट्री में कार की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी देखकर चुंग ने सोचा कि इंटरनेशनल मार्केट में भी उन्हें अपनी गाड़ियों को लॉन्च करना चाहिए, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में लोगों को Hyundai की कार्स में बहुत सारे मैकेनिकल इश्यूज नजर आ रहे थे। इसके कारण Hyundai को 7 सालों तक बहुत सारे लॉसेस का भी सामना करना पड़ गया था। ये सब लॉसेस को देखकर चुंग के आसपास के लोग चुंग को कंपनी बंद करने की सजेशन दे रहे थे, लेकिन चुंग ने हमेशा वही किया जो उन्हें सही लगता है। इसीलिए इस बार भी लोगों की बातों का बिल्कुल उल्टा जाकर चुंग ने अपनी कमियां सुधारते हुए एक नई कार लॉन्च की, Pony 2, और उन्होंने बड़ी क्वांटिटी में इस कार की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी। अब बारी थी कार को मार्केट में लॉन्च करने की। जैसे कि चुंग ने सोचा था कि Pony 2 मार्केट में अच्छी पकड़ बनाने में कामयाब हुई और लगातार कार की सेल्स बढ़ने लगी, और सिर्फ साउथ कोरिया में ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी ये कार लोगों को पसंद आने लगी थी। इस कार के लॉन्च के साथ Hyundai फिर से प्रॉफिट्स कमाने लगी। अब बाकी कंट्रीज में तो Hyundai ने इस कार के साथ पहचान बना ली थी, मगर यूएसए के मार्केट में आना अभी भी Hyundai के लिए मुश्किल था। इसीलिए चुंग ने अब यूएस मार्केट को स्टडी करना शुरू कर दिया और पाया कि यूएस में नई कार महंगी होने की वजह से सेकेंड हैंड कार्स की मार्केट ज्यादा है। तो चुंग ने यूएस मार्केट को टारगेट करते हुए एक ऐसी कार बनाई जो सेकेंड हैंड कार के प्राइस के दाम में थी। इस कार का नाम था Hyundai Excel। कार के लॉन्च होते ही कुछ ही समय में 1,50,000 से ज्यादा लोगों ने ये कार खरीद ली थी, और अगले साल ये नंबर बढ़कर 2,50,000 के करीब जाकर पहुंच गया। Hyundai यूएस में भी एस्टेब्लिश हो चुकी थी और धीरे धीरे सारी कंट्रीज में अपना नाम बनाने लगी थी। अपनी अफोर्डेबिलिटी और मॉडर्न डिजाइन के चलते इंडिया में भी लोग इसकी कार को पसंद करने लगे, और देखते ही देखते Hyundai वर्ल्ड की और इंडिया की लीडिंग कार कंपनीज में काउंट होने लगी। अपनी इस कंपनी के सक्सेस के साथ Hyundai शिपिंग, IT जैसे कई सेक्टर्स में जगह बनाने के लिए कामयाब हुई, और देखते ही देखते आज ये ग्रुप अपने अंडर 40 से भी ज्यादा कंपनीज को चला रहा है। अपनी इस कंपनी को अपने बेटे और अपने भाइयों को सौंप कर चुंग ने रिटायरमेंट ले ली, और साल 2001 में 86 साल की उम्र में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के चलते वो दुनिया से चले गए। पर उनका बनाया ये Hyundai एम्पायर आज भी पूरे वर्ल्ड के मार्केट में अपनी जगह बनाए हुए है। Hyundai कंपनी आज साउथ कोरिया के सबसे बड़ी कंपनीज में से एक। अगर आप चाहे तो साउथ कोरिया के स्कूल्स के यूनिक फैक्ट्स या फिर चाइनीज रेलवे इतने ज्यादा डेवलप क्यों होता है की वीडियो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।